क्लब में इस वक्त घनघोर शांति फैली हुई थी। सभी के चेहरे पर डर दिखाई दे रहा था। जहाँ थोड़ी देर पहले म्यूजिक का शोर गूंज रहा था और उसके सिवाय कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, अब वहीं पर सुई भी अगर गिरी तो साफ सुनाई दे, ऐसा हो चुका था। ज़मीन पर पसीने और डर से कांपती हुई रूबी गिरी हुई थी। उसकी आंखों से आंसू बह जा रहे थे। सामने डेविल स्माइल करते हुए खड़े रुद्र ने उसे एक घृणा से भरी नज़र से देखा और वहाँ से निकल गया। थोड़ी देर पहले तो गोली रूथ ने चलाई थी, वो सीधे रूबी के कान से होते हुए फर्श पर लगी थी, जिससे रूबी इस वक्त इतना डर चुकी थी कि उसकी आंखें खोलने तक भी हिम्मत नहीं हो रही थी। कुछ देर बाद जब रूबी ने अपनी आंखें खोली तो उसके सामने कोई नहीं था। जब उसने आसपास देखा तो वहाँ पर खड़े सभी लोग उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वो कोई मजाक हो। रूबी की आंखें गुस्से और नफरत से भर गईं। उसने खुद से ही कहा, आज तक किसी ने भी मेरे साथ ऐसा नहीं किया और इन सब की वजह सिर्फ तुम हो आर्या। इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। तुम्हारा वो हाल करूँगी कि तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी। आज इस आदमी ने मेरे साथ ऐसा सिर्फ तुम्हारे कारण किया है, वो भी तुम्हें देखना पसंद नहीं करेगा। ये मेरा खुद से वादा है। इसके बाद वो वहाँ से उठती है और लड़खड़ाते हुए निकल जाती है। उसके पीठ पीछे सभी क्लब के आदमी उसका मजाक उड़ा रहे थे। रूबी वहाँ से सीधे अपने एक्स हस्बैंड के पास जाती है। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है वो घर के अंदर चली जाती है। उसका हस्बैंड, जिसका नाम नमन देसाई था, वो उसे वहाँ देखकर कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लेकिन रूबी उसकी बात को इग्नोर करके उस घर के अंदर बने बार काउंटर पर चली जाती है। वहाँ से एक बोतल उठाकर पीने लगती है। कुछ देर में जब वो पूरी बोतल ख़त्म कर देती है तो वो पलट कर नमन को देखती है, जो उसे देख रहा था। रूबी उसके सामने जाकर खड़ी होती है। नमन अभी भी बैठा उसे ही देख रहा था। रूबी उसकी गोद में बैठ जाती है और उसके होठों पर अपनी होठ रख देती है। थोड़ी ही देर में वो दोनों वहीं हॉल में सोफे पर ही शुरू हो जाते हैं। रूबी और नमन की शादी टूट चुकी है, क्योंकि नमन ने जब से आर्या को देखा था वो उसे पाना चाहता था। रूबी को ये बात हरगिज़ भी बर्दाश्त नहीं थी कि उसका हस्बैंड उसके सिवाय किसी और को देखे, और आर्या को तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए वो उससे अलग हो गई। हालांकि दोनों जब साथ होते थे तब भी दोनों को चित करते थे, लेकिन फिर भी दोनों साथ में रहते हैं। दोनों की अपनी अपनी ज़रूरतें थी, कुछ दिखावे की तो कुछ बॉडी नीड्स की। शादी के टूटने के बाद भी दोनों अक्सर अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए मिलते थे। आज भी कुछ ऐसा ही था। रूबी को कोई चाहिए था जो आज रात को उसके नीड्स को पूरा कर सके, तो वो नमन के पास आ गई। वहीं नमन को तो बस एक लड़की अपने बिस्तर पर चाहिए, चाहे वो उसकी एक्स वाइफ हो या कोई और, उसे फ़र्क नहीं पड़ता था। वहीं क्लब से निकलने के बाद रुद्र ड्राइव करते हुए ड्रिंक कर रहा था। उसने बहुत ड्रिंक कर ली थी। उसे रूबी का खुद को छूना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे खुद से अजीब सी महक आ रही थी, जो कि रूबी के परफ्यूम की थी। उसने अपनी कार आर्या के फ्लैट के सामने रोकी। वो लड़खड़ाते हुए कदमों से बाहर आता है और उसके फ्लैट की बेल लगातार बजाने लगता है। आर्या की नींद टूट जाती है। वो देखती है कि इस समय रात के 11 बज रहे हैं। वो खुद से कहती है, इस समय कौन आ गया? आर्या के खुद से कहा इतना बेसब्र कौन है जो ऐसे डोरबेल बजाए जा रहा है? लग रहा है आज ये बेल को ख़राब ही कर डालेगा। वो जल्दी से जाकर दरवाज़ा खोलती है, लेकिन जब वो देखती है कि दरवाजे पे रूथ खड़ा है तो वो हैरान हो जाती है। वो कुछ कहती है, उसके पहले ही रूथ उसके गले लग जाता है, जिससे आर्या फिर हैरान हो जाती है। आर्या रूथ के गले लगने से समझ जाती है कि रूथ ने ड्रिंक की हुई है। आर्या उससे कहती है, सर आपने ड्रिंक की हुई है, आपको इस समय यहाँ नहीं आना चाहिए था, आप अभी यहाँ से चले जाइए प्लीज़। रुद्र उसके गले लगे हुए ही कहता है, मुझे आज यहाँ रहने दो, मैं कुछ नहीं करूँगा, बस आज के लिए मुझे अपने पास रख लो। रुद्र की आवाज़ लड़खड़ा रही थी। उसकी आवाज़ में बेचैनी को महसूस करके आर्या को लगा शायद आज कुछ ऐसा हुआ है जिससे वो डिस्टर्ब है, इसलिए वो उसे अंदर आने को कहती है। रुद्र अंदर आ चुका था, लेकिन वो आर्या से दूर नहीं हो रहा था। उसके दिल में रूबी की करीबी से आई बेचैनी अब आर्या के करीबी से जाती रही। उसे अब सुकून महसूस हो रहा था। कुछ देर में रुद्र उससे अलग हुआ और उसने आर्या को देखकर कहा, मुझे भूख लगी। रुद्र ये सब कहते हुए इतना इनोसेंट लग रहा था जैसे वो कोई छोटा बच्चा हो। आर्या को उस पर इस समय प्यार आ रहा था, लेकिन उसने खुद को कंट्रोल किया और उसे बैठने को कहा। फिर किचन में चली गई। उसने एक पॉट लिया और उसमें कुछ रखने लगी।
ठीक 10 मिनट में वो एक बाउल में कुछ लेकर आई। उसकी खुशबू से रुथ की भूख और बढ़ गई। रुथ ने उसे देखते हुए कहा, तुमने वेजिटेबल नूडल बनाया है? आर्य ने कहा, सॉरी, इस टाइम यही जल्दी बन सकता था तो। लेकिन रुथ ने उसकी बात को काट कर कहा, मुझे ये बहुत पसंद है, थैंक यू। उसके बाद वो उस वेजिटेबल नूडल को खाने लगा। आर्या उसे बैठे हुए देख रही थी। थोड़ी देर बाद जब वो देखती है कि रुथ ने खा लिया है तो उससे कहती है, अब ठीक है? रुथ ने हाँ में सिर हिलाया और आर्या बर्तन को किचन में रखने चली गई। जब वो वापस आती है तो उसे रुथ हाल में नहीं दिखता है, तो वो इसे इधर उधर देखने लगती है। उसे रुथ उसी के कमरे में उसी के बेड पर सोते हुए दिखता है। रुथ को इतने चैन से सोते देखकर आर्या के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वो उसे ब्लैंकेट से अच्छे से कवर करके जैसे ही हटने लगती है वैसे ही रुथ उसका हाथ पकड़ लेता है। रुथ ने नींद में ही आर्या को खींच लिया और बेड पर गिराकर अपनी बाहों में भरकर सो गया। आर्या को कुछ समझ नहीं आया कि क्या करे, क्योंकि वो जानती थी कि रुथ अभी भी नशे में है। ना जाने कब सोचते सोचते उसे भी नींद आ गई। रात के करीब 2:30 बजे कुछ आवाज़ सुन के आर्या की नींद खुली। उसने देखा कि रुथ नींद में कुछ बड़बड़ा रहा है। आर्या ने जब सुना तो वो शॉक्ड हो गई। रुथ के बड़बड़ाने की आवाज़ जब आर्या ने सुनी तो वो हैरान हो गई, क्योंकि रुथ नींद में ही बोल रहा था, डैड, मॉम, प्लीज़ मेरा हाथ पकड़ लीजिए, मैं आप दोनों को बचा लूँगा। प्लीज़ डैड, आप मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते हैं, मैं कैसे रहूँगा आप दोनों के बिना। रुथ बार बार यही दोहरा रहा था। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा दर्द था, जिसे महसूस करके आर्या के दिल में भी दर्द की एक लहर उठी। उसने अपना हाथ धीरे से उसके सर पर रखा और सहलाने लगी। रुथ ने नींद में ही उसे कसकर पकड़ लिया और कुछ ही देर में शांत होकर सो गया। आर्या उसके चेहरे को देखती रही। ना जाने क्यों, लेकिन वो आज एक नए रुथ से मिली हो। उसे ऐसा लग रहा था। रुथ को देखते हुए ना जाने कब उसकी आंखें लग गई और वो भी सो गई। वहीं रिद्धि अपने कमरे में परेशान बैठी थी, क्योंकि उसने बाहर रुथ और आर्या को देख लिया था। रिद्धि खुद से ही कहती है, आर्या के साथ ये क्या हो रहा है? अगर मिस्टर रुथ को ये बात पता चल गई कि उनकी वाइफ आर्या ही है तो वो ना जाने क्या करेंगे। मैं अपनी फ्रेंड को टूटते नहीं देख सकती हूँ। मुझे कुछ भी करके आर्या को इन सब प्रॉब्लम से निकालना ही होगा। रिद्धि खुद से कहती है, आर्या को अब मैं किसी भी मुसीबत में नहीं पड़ने दूंगी। उसने आज तक बहुत ही तकलीफ़ें सही है और तकलीफ़ नहीं होने दे सकती हूँ मैं। ये मिस्टर रुद्र आर्या के पीछे क्यों पड़े हैं? कहीं उन्हें उससे नहीं नहीं, अगर उन्हें सच में उनसे प्यार होता तो वो कभी भी वो सब नहीं करते, ना ही उसके उन लालची माँ बाप को पैसे देते कि वो उसे उनसे दूर रखे। ओह माय गॉड, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। बस किसी भी तरह से आर्या अब हर्ट नहीं होनी चाहिए। अगली सुबह रुथ की नींद खिड़की से आती धूप के कारण खुली। उसने जब अपनी आंखें खोली तो उसकी नज़र उसके बाहों में सोई लड़की पर गई, जिसे वो देखता ही रह गया। आर्या इस समय सब कुछ बेखबर उसकी बाहों में सुकून से सो रही थी। रुथ ने धीरे से उसके फोrehead पर एक लाइट किस किया और उसे सही से सुलाकर बाथरूम में चला गया। उसने देखा कि आर्या का बाथरूम बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। रुथ खुद से कहता है, लड़कियों का कमरा ही नहीं बल्कि बाथरूम भी 5 स्टार होटल की सफाई को भी फेल करते हैं। आर्या आराम से सो रही थी कि तभी उसके घर की डोरबेल की आवाज़ आती है, जिससे उसकी नींद में खलल पैदा हो जाती है। आर्या गुस्से से उठती है और आर्या उठ कर कहती है, कौन है बदतमीज़ जो इतनी सुबह सुबह आ गया? फिर वो कमरे में चारों ओर देखती है तो उसे रुद्र नहीं दिखता है, तो उसे लगता है शायद वो चला गया। आर्या उठकर जाती है और दरवाज़ा खोलती है। उसकी आंखें अभी भी नींद से बोझिल थी। वो जैसे ही दरवाज़ा खोलती सामने खड़े शख्स को देखकर उसकी नींद उड़ जाती है। उसके चेहरे पर गुस्सा भर जाता है। वो कहती है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तभी सामने खड़े शख्स ने उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा, जिससे आर्या संभल नहीं पाई और ज़मीन पर गिर गई। आर्या का चेहरा उस थप्पड़ से सूज गया था और उसके होंठ भी कट गए थे, जिससे खून निकलने लगा था। सामने खड़ा शख्स कोई और नहीं बल्कि जयंत राणा था, आर्या का पिता। जयंत गुस्से से आगे बढ़ा और उसने आर्या को घूरते हुए कहा, बहुत पंख निकल गए हैं तेरे। 3 साल क्या दूर रही, भूल गई कि मैं कौन हूँ और क्या कर सकता हूँ? अगर भूल गई तो याद दिला दूँ कि मैं तेरा बाप हूँ। तेरी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि तू मेरे कॉल को इग्नोर कर रही है। तूने मेरी बेटी रूबी की इंसल्ट की। बताया उसने मुझे कि किसी अमीर जादे के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है। मैंने तुझे थोड़ी सी छूट क्या दी, तू हवा में उड़ने लगी। बेशर्म, बेहया,
आज तेरी सारी अकड़ निकाल के रखूँगा। भूल गई कैसे 3 साल पहले मैंने तेरा वो हाल किया था। आज उससे भी बदतर ना कर दिया तो मैं भी जयंत राणा नहीं। ये बोलकर जयंत ने आर्या के बालों को पकड़कर उठाया और उसके चेहरे पर एक और थप्पड़ लगाने को बढ़े ही थे कि उनका हाथ रुक गया। एक तेज दर्द के एहसास से उनकी पकड़ आर्या पर ढीली हो गई और आर्या उनसे छूट गई। मिस्टर जयंत राणा ने जब मुड़कर देखा तो उनका हाथ एक हैंडसम से लड़के ने पकड़ा हुआ था, जिसकी आंखें गुस्से से लाल और चेहरा काला पड़ चुका था। उसे देखकर मिस्टर जयंत राणा एक पल के लिए डर गए। उसने उनका हाथ छोड़ा, जिससे वो 2 कदम पीछे हो गए। उन्होंने जब अपना हाथ देखा तो वहाँ पर उन्हें बहुत दर्द हो रहा था। उनके सामने कोई और नहीं बल्कि रुद्र खड़ा था। रुद्र ने जयंत का हाथ ऐसे पकड़ा था कि उनका हाथ बहुत दर्द हो रहा था। उन्होंने अपना एक हाथ दूसरे हाथ से पकड़ रखा था। उन्होंने एक नज़र रुद्र को देखा, फिर आर्या को देखा, जो रुद्र को हैरानी से दर्द भरी नज़रों से देख रही थी। मिस्टर जयंत ने गुस्से और घृणा के मिले जुले भाव से आर्या को देखकर, तू इतनी गिर गई कि अपने यार को अपने कमरे तक ले आई? जानती है ना इसका अंजाम क्या होगा? अगर मैंने उन्हें ये सब बता दिया तो वो तुझे जिंदा जला देगा। मिस्टर जैन की बात रुथ को समझ तो नहीं आ रही थी और ना ही वो समझना चाह रहा था। उसे बस उस इंसान पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उस इंसान ने उसकी आर्या पर हाथ उठाया और उसे अब धमकी भी दे रहा है। जैन यही नहीं रुका, उसने आगे बढ़कर आर्या को फिर से मारना चाहा, लेकिन इस बार उनका ये करना उनके लिए बहुत भारी पड़ गया। रुथ का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। उसने मिस्टर जयंत को 2 मिनट में ही ऐसी हालत कर दी कि वो उठने क्या बोलने की भी हालत में नहीं रहे। रुथ ने उन्हें आर्या के फ्लैट के बाहर फेंक दिया और दरवाज़ा बंद करके वो आर्या की तरफ मुड़ा तो आर्या का चेहरा आंसुओं से भीग गया था। अब तक रिद्धि भी बाहर आ चुकी थी। उसने रुथ को एक नज़र देखा और आर्या के पास आकर उसे गले लगा लिया। रिद्धि ने उसे देखते हुए कहा, तू ठीक तो है ना मेरी जान? कुछ देर बाद हाल के सोफे पर रिद्धि आर्या के चेहरे को कॉटन से साफ करके उसके चेहरे को सेंक रही थी, जिस पर सूजन आ गई थी। वहीं सिंगल सोफे पर रुथ शांत बैठा उन दोनों को देखे जा रहा था। अचानक से आर्या के मुंह से एक सिसक निकल गई। तभी रिद्धि, जो उसके चेहरे पर आइस लगा रही थी, उसके कानों में रुथ की भयानक आवाज़ आती, तुम्हें सही से नहीं करना आता है क्या? उसकी आवाज़ इतनी डरावनी थी कि रिद्धि के हाथों से आइस क्यूब भी गिर गई। रिद्धि ने डरते हुए रुथ को देखा तो वो उसे ही घूर रहा था। रुथ ने रिद्धि के हाथ से फर्स्ट एड बॉक्स लिया और खुद आर्या की ड्रेसिंग करने लगा। रिद्धि को लगा कि वो दोनों के बीच हड्डी जैसी है, तो उसने ब्रेकफास्ट बनाने का बहाना बनाकर वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद रुथ ने आर्या से पूछा कि वो आदमी उसका डैड है। आर्या ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी नज़रें झुका ली। रुथ ने आगे कहा, वो हमेशा से तुम्हें मारते पीटते हैं, तो तुमने कभी कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? आर्या ने रुथ से कहा, जिसके पास अपना कहने को कोई नहीं होता है, उसकी हिम्मत भी अपनी नहीं होती है। मेरी माँ मुझे जब अकेला छोड़ गई, एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा और सब जानते हुए भी इन लोग के भरोसे छोड़ दिया, तो किसी से क्या उम्मीद लगाऊं? मेरी लाइफ में अपना कहने को सिर्फ और सिर्फ रिद्धि ही है। वही है जिसने मुझे सहारा दिया है, रहने को घर और अपना कहने को बहन से बढ़कर दोस्त दिया। रुद्र, जो अब तक उसे ही देख रहा था, उसने अचानक से खींचकर अपनी गोद में बिठा लिया। आर्या उसके इस एक्शन से हैरान रह गई। रुद्र ने उसके बालों को उसके चेहरे के पीछे किया और उसके माथे पर एक लाइट किस करके कहता है, तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा हूँ। आज के बाद कभी मत कहना कि तुम अकेली हो। मैं रुद्र प्रताप राणावत आज तुमसे ये वादा करता हूँ कि ज़िंदगी के हर कदम पर, हर मुश्किल में मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। कोई भी परेशानी तुम्हारे पास आने से पहले रुद्र सिंह राणावत से गुजरेगी। आर्या एकटक रुद्र की आंखों में देख रही थी, जहाँ सिर्फ और सिर्फ गहरा प्यार, एक दृढ़ निश्चय और विश्वास दिख रहा था। आर्या की आंखें इसे महसूस कर नम हो गई और वो तुरंत उसके सीने से लग गई। रुद्र ने भी उसे अपनी बाहों में समा लिया और उसके सिर और पीठ पर अपने हाथ फेरता रहा। वो दोनों ना जाने कब तक एक दूसरे के गले लगे हुए एक दूसरे को महसूस कर रहे थे कि तभी उनके कानों में किसी के खांसने की आवाज़ आती है। उस आवाज़ को सुनकर दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और जब सामने देखते हैं तो रिद्धि मुस्कुराते हुए खड़ी थी। जहाँ रिद्धि को वहाँ देखकर आर्या के चेहरे पर एक शर्म भरी झिझक थी, वहीं रुद्र उसे अपनी लाल आंखों से घूर रहा था। उसे रिद्धि का उन दोनों को डिस्टर्ब करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। रिद्धि ने उन दोनों को एक नज़र देखा और कहा, ब्रेकफास्ट रेडी है, आप लोग आ जाइए।
थोड़ी देर बाद जब सभी ब्रेकफास्ट टेबल पर पहुंचे तो आर्या के चेहरे पर ब्रेकफास्ट को देखकर एक बड़ी सी स्माइल आ गई, क्योंकि रिद्धि ने उसके लिए आलू के पराठे और दही के साथ उसकी फेवरेट टमाटर की चटनी बनाई थी। आर्या मुस्कुराते हुए टेबल पर बैठ जाती है और एक प्लेट में अपने लिए पराठा, दही और चटनी लेकर रिद्धि और रुद्र से भी कहती है कि वो भी बैठ जाएं और खाना खाएं। रिद्धि आर्या को इस तरह से देखकर मुस्कुराकर बैठ जाती है और अपने लिए प्लेट तैयार करने लगती है, लेकिन रुद्र उसके बगल में बैठा उसे घूर रहा था। जैसे ही आर्या ने पहला निवाला उठाया, रुद्र ने उसका हाथ पकड़ लिया। आर्या ने जब मुड़कर देखा तो रुद्र उसे घूर कर देख रहा था। रुद्र ने उसके हाथों से निवाला लिया और वापस प्लेट में रखकर प्लेट को दूर सरका दिया। आर्या उसे हैरानी से देखती रही। रुद्र ने फिर रिद्धि को घर घूर कर देखा और कहा, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि जब कोई बीमार हो या चोटिल हो तो उसे इतना ऑयली खाना नहीं खिलाना चाहिए। रिद्धि, जिसने पहला निवाला ही अपने मुंह में डाला था, रुद्र की गहरी और भयानक आवाज़ सुनकर वो खाना उसके गले में सरक गया और वो जोर जोर से खांसने लगी। रुद्र ने उसकी तरफ एक पानी का गिलास बढ़ाया और उससे पूछा, किचन कहाँ है? रिद्धि ने उसके हाथों से गिलास लिया और उसे किचन की ओर का रास्ता बताया। रुद्र किचन में चला गया और कुछ बनाने लगा। जाते जाते वो अपने साथ पराठे भी लेकर चला गया। आर्या और रिद्धि, जिन्हें भूख लगी थी, दोनों ही आलू के पराठे खाने को बेचैन थी, लेकिन अब रुद्र की वजह से उन्हें वो पराठे खाने को नहीं मिले थे, तो दोनों खुन्नस में चुपचाप बैठी थी। वहीं रुद्र किचन में कुछ पका रहा था, लेकिन दोनों में से कोई भी उठकर उसे देखने नहीं गया कि आखिर वो क्या बना रहा है। थोड़ी देर बाद रुद्र कुछ बाउल में कुछ लेकर आया और उन दोनों के सामने रख दिया। आर्या और रिद्धि एक्साइटमेंट से उस बाउल को देख रही थी कि आखिर उसमें क्या है, लेकिन जैसे ही रुद्र ने उस बाउल से ढक्कन को हटाया, दोनों का चेहरा ही उतर गया। रुद्र ने ओट्स बॉयल वेजिटेबल के साथ टोमेटो सूप बनाया हुआ था। रुद्र ने वो नाश्ता आर्या के सामने रखा और कहा, इसे खाओ, ये तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा है। आर्या ने वो खाना देखा और रोने जैसा मुंह बनाकर कहा, ये खाना है, इसे तो कोई जानवर भी ना खाए। मैं इसे नहीं खाऊंगी, इसे खाकर तो मैं बीमार पड़ जाऊंगी। मुझे पराठे खाने हैं। उसकी बातें रुद्र ने कहा, मैंने जो बनाया है तुम्हें वही खाना है, उतना ऑयली खाना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। आर्या उसकी बात पर गुस्से से मुंह फुलाकर बैठ गई और कहने लगी, मैं आलू के पराठे ही खाऊंगी, मुझे ये खाना नहीं खाना है। और वैसे भी रिद्धि ने इतने प्यार से आलू के पराठे खाने के लिए बनाए हैं, वो सारे वेस्ट हो जाएंगे, इसलिए मुझे आज खाना है, इसे मैं बाद में खा लूँगी। ये कहकर वो उठती है, लेकिन रुद्र उसका हाथ पकड़कर वापस बैठा देता है और कहता है, तुम वो नहीं खाओगी। जहाँ तक बात है आलू के पराठे वेस्ट होने की, तो उसका भी एक रास्ता है मेरे पास। ये बोलकर वो किसी को फ़ोन करता है। कुछ देर बाद घर की डोर बेल बजती है और सामने खड़े शख्स को देखकर रिद्धि की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वहीं दूसरी ओर अस्पताल के एक बेड पर मिस्टर जयंत राणा पड़े हुए थे। उनके पास उनकी वाइफ उर्वशी भी बैठी हुई थी। डॉक्टर उन्हें देखकर कहते हैं, आखिर आपकी ऐसी हालत किसने की? डॉक्टर के बात पर उर्वशी ने भी जयंत को देखकर कहा, जयंत, आखिर किसने तुम्हारे साथ ऐसा किया? तुम बताओ, मैं उसे पुलिस के हवाले कर दूंगी। आखिर उसकी हिम्मत कैसी हुई मेरे हस्बैंड पर हाथ उठाने की? उर्वशी ने डॉक्टर की ओर देखकर कहा, डॉक्टर बताइए ना, ये ठीक तो हो जाएंगे ना? उर्वशी की बात सुनकर डॉक्टर ने कहा, देखिए, इन्हें काफ़ी चोट आई है। उनके एक हाथ में फ्रैक्चर है और पैर में भी, ऊपर से उनके पेट में एक गहरी हिस्से में चोट लगी है और पसलियों की भी कुछ हड्डियां टूट गई हैं। इन्हें सही होने में बहुत टाइम लगेगा। लगता है किसी ने मरम्मत से इनकी कुटाई की है। ये कहकर डॉक्टर मुस्कुराने लगता है। डॉक्टर की बात सुनकर जयंत को बहुत गुस्सा आने लगता है। वो डॉक्टर की ओर घूर कर देखता है, लेकिन वो अभी कुछ नहीं कर सकता था। जयंत राणा को इस समय आर्या पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। आखिर ये सब उसी की वजह से हुआ है। जयंत ने खुद से ही कहा, एक बार मैं ठीक हो जाऊं, उसके बाद तुझे मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि मेरे नाम से भी कांपेगी, और तेरे उस आशिक का वो हाल करूंगा कि वो अपने करने पर पछताएगा। रिद्धि अपनी आंखें फाड़े अपने सामने खड़े शख्स को देख रही थी, जो कोई और नहीं बल्कि रोनित था। रोनित को देखकर रुद्र ने उसे अंदर आने को कहा। रोनित ने एक नज़र रिद्धि को देखा और एक हल्की स्माइल के साथ अंदर आ गया। रोनित ने रुद्र को देखकर कहा, सर, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? रोनित की बात सुनकर रुद्र ने उसे घूर कर देखा और कहा, वो क्या है ना, मेरे हाथों में थोड़ी खुजली हो रही है। सोच रहा हूँ यहाँ तो सिर्फ लड़कियाँ हैं जिन पर मैं अपना हाथ साफ नहीं कर सकता हूँ, तो तुझे बुला लिया। रुद्र की बात सुनकर रोनित उसे हैरानी से देखने लगता है। वहीं रिद्धि डर जाती है, कहीं रुद्र रोनित को सच में तो नहीं मारने वाला है। वो तुरंत बोल पड़ती है, लेकिन आप इसे क्यों मारना चाहते हैं? इसने क्या किया है?
रिद्धि के बोलने पर रुद्र ने उसे देखकर कहा, मैं इसे मारूं या कुछ भी करूं, तुम्हें इतनी क्यों प्रॉब्लम हो रही है? रुद्र ने यह सब रिद्धि को घूरते हुए कहा था, जिसे सुनकर वो हड़बड़ा जाती है। रिद्धि कहती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो बस। लेकिन रुद्र उसकी ओर से नज़र हटाकर रोनित को देखकर कहता है, और तुम आगे से ध्यान रहे, तुम सिर्फ ऑफिस टाइम में ही मेरे पीए हो, और उसके आगे तुमने मुझे सर कहा तो तुम्हारी ऐसी हालत करूँगा कि तुम्हारी वो ड्रीम गर्ल भी पहचान नहीं पाएगी, जिसके पीछे तू 2 साल से पागल है, समझा? रुद्र के मुंह से ऐसा सुनकर रोनित ने एक नज़र रिद्धि को देखा, जो उसे ही देख रही थी। फिर वो रुद्र की ओर देखकर कहता है, ठीक है रुद्र। उसकी बात पर रुद्र कहता है, अब चल। थोड़ी देर बाद रोनित मज़े से रिद्धि के हाथ के बने पराठे खा रहा था, और रिद्धि भी। लेकिन आर्या को और खुद को रुद्र ने अपना बनाया हुआ नाश्ता ही परोसा था। आर्या गुस्से से रुद्र को घूर रही थी, लेकिन वो उसे इग्नोर करके ब्रेकफास्ट कर रहा था। ब्रेकफास्ट करने के बाद रुद्र और रोनित वहीं हॉल में बैठ गए। आर्या ने रुद्र को देखकर कहा, मुझे लगता है अब आप लोगों को जाना चाहिए। आर्या की बात पर रुद्र ने उसे देखते हुए कहा, आज संडे है तो मैं आज यहीं हूँ। उसकी बात सुनकर आर्या और रिद्धि शॉक्ड हो गई। रिद्धि ने आर्या को देखकर कहा, ये दोनों यहाँ कैसे रह सकते हैं? आर्या ने भी कहा, यही तो मैं भी सोच रही हूँ। आर्या ने रुद्र से कहा, आप लोग ऐसे यहाँ नहीं रह सकते हैं। उसकी बात पर रुद्र कहता है, क्यों नहीं रह सकते हैं? आर्या कहती है, क्योंकि ये हम लड़कियों का घर है। यहाँ हमारे साथ 2 लड़के रहेंगे तो कैसा लगेगा? कोई हमारे बारे में क्या सोचेगा? रुद्र कहता है, सोचने दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। आर्या ने गुस्से में कहा, लेकिन मुझे फ़र्क पड़ता है। मैं नहीं चाहती कि लोग कहें कि मेरे घर में तो अनजान लड़के रह रहे हैं। कोई मेरे बारे में गलत सोचे, मुझे पसंद नहीं है। इसलिए आप लोग जाएं। रुद्र ने एक नज़र आर्या को देखा और फिर उसने रिद्धि को देखकर कहा, हम दोनों के यहाँ रहने से अगर तुम दोनों को प्रॉब्लम है तो तुम दोनों हमारे साथ चलो। ये बात तो दोनों के लिए और भी ज़्यादा शॉकिंग थी। आर्या ने गुस्से से कहा, आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? हम आपके साथ क्यों जाए? रुद्र ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, देखो तुम भी जानती हो कि आज संडे है और 2 दिन तक ऑफिस लीव पर है, क्योंकि उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है जिसकी रिपेयरिंग में 2 दिन लगेगा, और मैं 2 दिन तक अपने घर पर बोर नहीं होना चाहता, इसलिए मैं 2 दिन तक यहीं रहूँगा। अगर तुम मुझे 2 दिन तक यहीं नहीं रहने देना चाहती हो तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। आर्य ने कहा, मैं ना तो आपके साथ जाऊँगी ना आप लोग यहाँ रहेंगे, इसलिए अभी के अभी आप लोग यहाँ से चले जाएं। आर्या की बात सुनकर रुद्र ने अपनी जगह से खड़ा होता है और चलकर आर्या के पास आता है और अपनी 2 उंगली उठाकर आर्या के गले के पास की एक नस दबाता है, जिससे वो बेहोश होकर उसके ऊपर से झूम जाती है। उसे इस तरह से देखकर रिद्धि कहती है, यह आपने क्या किया? रिद्धि की बात सुनकर रुद्र रोनित की ओर देखता है और कहता है, इसे मैं बेहोश करूं या तू करेगा? रुद्र की बात सुनकर रोनित कहता है, तू करने क्या वाला है? रुद्र उसकी तरफ देखकर एक डेविल स्माइल करता है और कहता है, वो तो तुझे कुछ देर बाद पता ही चल जाएगा। वहीं दूसरी ओर रूबी गुस्से से आर्या के फ्लैट पर पहुंचती है, लेकिन जब वहां पहुंचती है तो उस फ्लैट पर ताला लगा हुआ था। वो आसपास के लोगों से पूछती है, लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि आर्या कहाँ है। रूबी गुस्से से उस डोर को घूरते हुए वहां से चली जाती है और खुद से ही कहती है, तुम्हारी अकड़ तो मैं निकालूंगी आज ही। मैं उस बुढ़िया को तुम्हारी शिकायत ना की तो मेरा नाम भी रूबी नहीं, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, तुम्हें कहीं का भी नहीं रहने। रूबी गुस्से से वहाँ से निकल जाती है और सीधे राणावत मेंशन पहुँचती है। वो जैसे ही अंदर जाने लगती है, वहाँ के गार्ड उसे रोक देते हैं। रूबी गुस्से से घूरते हुए उनसे कहती है, तुम शायद जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ, मुझे सीनियर मिसेस राणावत से बात करनी है। उस गार्ड ने रूबी को देखते हुए कहा, आई एम सॉरी, लेकिन मैडम ने आपसे और आपकी फैमिली के किसी भी मेंबर से मिलने से मना कर दिया, और वैसे भी इस समय वो यहाँ पर नहीं है, आउट ऑफ इंडिया गई हैं, इसलिए आप उनसे नहीं मिल सकती हैं। रूबी जब गार्ड की बात सुनती है तो गुस्से से कहती है, उस बुढ़िया ने मुझसे या मेरी फैमिली से मिलने से मना कर दिया? कहीं पिछली बार जब आर्या उससे मिली थी तो उसने उस बुढ़िया को कुछ बता तो नहीं दिया? नहीं नहीं, मुझे कुछ करना होगा। अगर उसे सच पता चल गया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। वो ये सोचते हुए बाहर जा रही होती है कि उसके कानों में एक आवाज़ आती है। 2 मेट्स आपस में बात कर रही थी। एक ने कहा, तुमने लास्ट टाइम देखा था, सर मैडम को ज़बरदस्ती अपने साथ लेकर आए थे और मैडम रात भर यहीं रुकी थी। सर जिस तरह से मैम को यहाँ लेकर आए थे
उससे तो यही लग रहा था कि वो उन्हें उनसे बहुत प्यार करते हैं। अब लगता है दादी माँ जो चाहती हैं वो ज़रूर हो जाएगा। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है सोच कर ही। दोनों मेट्स की बात सुनकर रूबी के पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। उसने कहा, मतलब हमारा सारा किया धरा पानी में मिल गया? वो रही ज़्यादा अब उस बीच आर्या को पसंद करने लगा। अब आर्या से रूबी की जलन हद पार कर चुकी थी। एक आलीशान कमरा जिसमें बने एक गोल बेड पर एक लड़की सो रही थी। तभी उसकी आंखों में हलचल होती है। जैसे ही उसकी आंखें खुलती है वो खुद को नई जगह पर देखकर डर के उठ जाती है। तभी उस कमरे का दरवाज़ा खुलता है। वो लड़की डर जाती है। वो देखती है कि उस रूम में दो लड़कियां आई हैं। उनके हाथों में कुछ सामान था। वो कुछ कहती तभी एक लड़की कहती है, हेलो मैम, हमें सर ने आपको तैयार करने के लिए भेजा है, आप शावर ले लीजिए। वो लड़की जो कोई और नहीं बल्कि आर्या थी, वो कहती है, कौन सर? किसकी बात कर रही हैं आप दोनों? तभी उनमें से एक लड़की कहती है, मिस्टर रुद्र प्रताप शेखावत। रुद्र का नाम सुनकर आर्या को सब याद आने लगता है कि कैसे उसे रुद्र ने बेहोश किया था। ये याद आते ही वो गुस्से से कहती है, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। उसकी हिम्मत कैसी हुई मुझे बेहोश करके यहाँ लाने की। तभी एक लड़की कहती है, मैम आप प्लीज़ रेडी हो जाइए, सर आपका वेट कर रहे हैं। उस लड़की की बात सुनकर आर्या कहती है, कहाँ हैं आपके सर? उसकी बात पर लड़की कहती है, सर नीचे हॉल में है। ये बात सुनते ही आर्या गुस्से से उन्हें साइड करके वहाँ से निकल जाती है। वहीं उसी होटल के एक कमरे में रिद्धि गुस्से से बैठी रोनित को घूर रही थी। रोनित उसके आगे हाथ जोड़कर कहता है, बस करो रिद्धि, अब और कितना सताना है मुझे? तुम भी अब जब सच जानती हो तो क्यों ऐसा हो? बताओ, अब मुझे ऐसा क्या करना होगा जिससे तुम मान जाओ? तुम भी जानती हो कि मेरे बिना तुम भी उतनी ही अधूरी हो जितना मैं तुम्हारे बिना। ये सब क्यों? क्या आप मेरी जान जाने के बाद ही? उसने इतना ही कहा था कि रिद्धि ने उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया और सर ना में हिलाते हुए कहती, खबरदार जो ऐसे शब्द भी अपनी जुबान से निकाला तो। रोनित उसे देखकर कहता है, मेरे कहने से तुम्हें इतना फर्क पड़ रहा है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए पल पल मर रहा हूँ, उसका क्या? रिद्धि ने उसे देखते हुए उसके चेहरे को पकड़ा और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। एक आंसू का कतरा दोनों की आंखों से बह निकला। रोनित ने उसके कमर से पकड़कर खुद से लगा लिया और उसे किस को एक लॉन्ग किस में बदल दिया। कुछ देर बाद दोनों अलग हुए। रिद्धि ने रोनित के साइन से लगे हुए ही कहा, आज के बाद अगर मुझे झूठ बोला या ऐसी कोई भी हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बोलकर वो फिर से उसके गले लग गई। रोनित आज बहुत खुश था क्योंकि रिद्धि उसका प्यार, उसका सब कुछ आज उसके पास वापस आ गई थी। जहाँ दो प्यार करने वाले मिल चुके थे, वहीं पर दो लोग ऐसे भी थे जिनका मिलना भी बाकी था। आर्या गुस्से से आगे बढ़ ही रही थी कि उसके सामने रोनित और रिद्धि आ जाते हैं, जो उसे फिर से कमरे में लेकर चले जाते हैं। रोनित रिद्धि को कुछ इशारा करके चला जाता है। वहीं रिद्धि आर्या को जबरदस्ती अपनी कसम देकर तैयार करने लगती है। लगभग 1 घंटे बाद जब आर्या खुद को आईने में देखती है तो हैरान हो जाती है। उसने एक ओशन ब्लू कलर का मरमेड गाउन पहन रखा था। उसके बालों को कर्ल करके खुला छोड़ा गया था। गले में एक छोटा सा पेंडेंट का नेकलेस, हाथों में ब्रेसलेट और कानों में स्टेड एयरिंग। वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। वहीं हाल में रूथ खड़ा था। उसने चारों ओर बहुत ही खूबसूरती सजावट कर रखी थी। आज वो भी बहुत हैंडसम लग रहा था। आज वो बहुत खुश था। वो आज आर्या को प्रपोज करने वाला था। फिर वो उसे दादी से मिलाता और अपनी अनचाही शादी से छुटकारा मिलते ही वो आर्या से शादी कर लेता। उसने आज ये सब कुछ सोचकर ही प्लान बनाया था, जिसे सोचकर वो बहुत एक्साइटेड था। तभी उसके कानों में किसी के कदमों की आवाज़ आती है। वो मुस्कुरा उठता है। जब वो पीछे पलटता है तो वहाँ एक लड़की खड़ी थी जिसका चेहरा अभी नहीं दिख रहा था क्योंकि हॉल में बहुत ही हल्की रोशनी थी। रुद्र अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और उस लड़की के आगे एक रिंग दिखाकर कहता है, जब से तुम्हें देखा है तब से इस दिल और दिमाग पर बस तुम ही हावी हो। तुम्हें देखना, तुम्हें सोचना, यही एक काम रह गया है। अब मैं ये सारी ज़िंदगी करना चाहता हूँ तुम्हारे नाम। क्या तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरी बनोगी? आई लव यू सो मच। ये बोल वो उसके हाथों को पकड़ता है कि तभी लाइट ऑन हो जाती है और सामने की लड़की को देखकर रूथ हैरान हो जाता है। रूथ के मुंह से निकलता है, आलिसा, तुम यहाँ? ये लड़की कोई और नहीं, आलिसा थी, जो रूथ के बचपन से उसके घर में ही रही है। वो उसके पापा के ड्राइवर की बेटी है जो उनके मरने के बाद उसी के घर में रहती थी। आज ही वो लंदन से वापस आई है अपनी स्टडी पूरी करके। आलिसा रूथ से बहुत प्यार करती है, लेकिन वो बहुत ही एरेगेंट
और घमंडी है। रुद्र अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है और वो कुछ कहता, तब तक वो लड़की उसके गले से लग जाती है और कहती है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ रूडी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैं तो तुम्हें सरप्राइज़ देने आई थी, लेकिन तुमने तो मुझे ही दे दिया। रुद्र कुछ कहता, तभी उसके कानों में कुछ गिरने की आवाज़ आती है। जब वो उस ओर देखता है तो वहाँ पर आर्या खड़ी थी। रुद्र कुछ समझ पाता, तब तक वो वहाँ से भागती हुई चली जाती है। रुद्र आलिशा को खुद से दूर करता है और कहता है, आलिशा, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मैंने तुम्हें कोई और समझा था, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। ये बोलकर वो उसे वहीं छोड़कर उस ओर भागता है जहाँ पर आर्या गई थी। रुद्र आर्या को सब जगह ढूंढता है, लेकिन उसे वो कहीं नहीं मिलती है। उसने होटल के स्टाफ से पूछा तो उसने बताया कि एक लड़की यहाँ से भागती हुई बाहर की ओर गई है और वहाँ से एक टैक्सी में बैठकर वो वहाँ से चली गई है। रुद्र ने पूछा कहाँ गई है, तो उसने बताया कि वो नहीं जानता है। रुद्र ने गुस्से से अपने बालों में हाथ फिराया और खुद से कहा, आखिर ये सब कैसे हो गया, कहाँ गई वो। रुद्र खड़ा ही था कि वहाँ पर रिद्धि और रोनित आते हैं। वो दोनों उसे परेशान देखकर कहते हैं, क्या हुआ। तो रुद्र उन्हें बता देता है कि क्या हुआ है। ये सुनकर दोनों हैरान हो जाते हैं। रिद्धि ने कहा, आखिर आप चाहते क्या हैं, पहले ही शादीशुदा हैं, उसके बाद आपकी एक गर्लफ्रेंड, आप क्यों मेरी आर्या के साथ खेल खेल रहे हैं। उसकी बात पर रोनित कहता है, आलिशा, उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, दोस्त है वो भी इसलिए क्योंकि दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, लेकिन वाइफ तो है ना। उसकी बात पर रुद्र इरिटेट होकर कहता है, इससे मेरी वाइफ कहाँ से आ गई। मुझे समझ नहीं आता है, जिसे मैं जानता नहीं, देखा नहीं, यहाँ तक कि उसका नाम भी नहीं पता, तो बस नाम की वाइफ क्यों बीच में आती है। और वैसे भी 1 महीने बाद में उसका ये नाम वाला रिश्ता भी खत्म हो जाएगा और आर्या को मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता है, समझी तुम। रिद्धि को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। एक तरफ रुद्र इस बात से अनजान है कि जिस वाइफ से वो कोई मतलब नहीं रखना चाहता है वो खुद आर्या है, और वहीं वो आर्या के साथ अपनी ज़िंदगी जीना चाहता है। रुद्र वहाँ से निकल कर चला जाता है। उसका दिमाग बहुत ख़राब हो चुका था। एक तो उसका प्लान ख़राब हो गया था और अब आर्या ना जाने कहाँ चली गई है। उसे पहले आर्या को ढूंढकर उसकी गलतफहमी को दूर करना था, तो वो भी वहाँ से चला गया। रुद्र के जाने के बाद रोनित रिद्धि को देखकर कहता है, क्या कुछ ऐसा है जो तुम जानती हो और मैं नहीं। उसकी बात पर रिद्धि इधर उधर देखने लगती है तो रोनित कहता है, मुझे बताओ रिद्धि। रिद्धि उसकी ओर देखकर उसे सब बता देती है कि आर्या ही रुद्र की वाइफ है और वो सब कुछ जो उन दोनों के बीच हुआ, कैसे उनकी शादी हुई, कैसे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, सब कुछ जो आप सभी को आने वाले चैप्टर्स में पता चलेगा। ये सब सुनने के बाद रोनित हैरान हो जाता है। वो कहता है, मुझे रुद्र को सब सच बताना होगा, लेकिन रिद्धि कहती है कि आर्या नहीं जान चाहती है, उसने खुद उसे सच बताने का सोचा है, हमारे बीच में पढ़ना सही नहीं होगा। रोनित कहता है, लेकिन बात और बिगड़ सकती है। उसकी बात पर रिद्धि कहती है, अगर हम बीच में पड़े तो उससे भी ज़्यादा बिगड़ सकती है। रोनित को भी उसकी बात ठीक लगती है, क्योंकि दो लोगों के बीच की बात उन्हें ठीक करनी चाहिए, तीसरे के पढ़ने से बात और भी खराब हो सकती है। वो दोनों एक दूसरे से बात कर ही रहे होते हैं कि बिना इस बात के एहसास कि कोई तीसरा खड़ा उनकी बातें सुन रहा था। उनके जाने के बाद पिलर के पीछे से छुपकर रूबी बाहर आती है। रूबी के चेहरे पर एक सातिर मुस्कान थी। उसने खुद से ही कहा, प्यारी बहना, अब देखो मैं कैसे तुम्हारी ज़िंदगी में तबाही लाती हूँ। ये बोलकर वो एक शैतानी मुस्कान के साथ वहाँ से चली जाती है। रूबी ने बहुत मुश्किल से आर्य के फ़ोन की लोकेशन पता की थी और यहाँ तक कि पहुँच गई थी। यहाँ पहुँचने के बाद उसने जब देखा कि यहाँ क्या हो रहा है तो गुस्से से उसकी मुट्ठियाँ कस गईं, क्योंकि कल ही उसे पता चला था कि जिस लड़के के साथ उसने आर्या को देखा था वही उसका हस्बैंड रुद्र प्रताप राणावत है। पहले तो रूबी को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन यहाँ आकर उसे सारी बातें समझ में आ गई कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। अब वो इस सिचुएशन को अपने फ़ायदे में लेकर आर्या को बर्बाद करेगी। इस बात को 2 हफ्ते बीत चुके थे। रुद्र, उसके साथ रोनित और रिद्धि भी आर्या को ढूंढ रहे थे, लेकिन आर्या कहाँ चली गई थी ये किसी को भी नहीं पता था। रुद्र बहुत ही ज़्यादा परेशान था, क्योंकि उसने अपने सारे सोर्सेज लगा लिए थे, लेकिन आर्या का उसे कुछ भी पता नहीं चल पाया था। वो अपने ऑफिस में हैरान परेशानी बैठा था कि तभी उसके पास एक प्यून कुछ पेपर्स लेकर आता है। रुद्र जब उन पेपर्स को देखता है तो उसमें उसकी शादी को खारिज करने के पेपर थे। रुद्र पेपर्स को देखकर खुद से कहता है, अच्छा हुआ पेपर से आगे अब जल्दी से मुझे एक मुसीबत से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन उसके बाद
मुझे किसी पूरा को फोकस इनका आर्या पर साथ करना है। रास वहीं नहीं आया इंदौर से और एक थोड़ी ही दूरी तूफान पर ने एक घर था जो उसके दिखने प्यार में भरे ना तो रिश्ते को ज़्यादा बड़ा झकझोर था दिया। ना ज़्यादा रिद्धि छोटा रोनित था। से वहीं उस घर दूर में हो एक गई, औरत की फोटो लेकिन थी प्यार आज जिसके भी हाथ में एक दिलों में लड़की मौजूद था। जिसकी क्या उम्र हुआ यही था कोई ऐसा 2 साल रोनित की और होगी रिद्धि के गोद में साथ? लिए खड़ी क्या थी। रोनित ने रूबी को गोली उस मार फोटो दी के है? सामने जानने के लिए आर्या सुनिए खड़ी अगले थी। भाग में। उस फोटो को थैंक यू। देखकर आर्या ने कहा, माँ आई मिस यू। उस दिन होटल में वो सब देखने के बाद आर्या का दिल बुरी तरह से दुखने लगा था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आया कि इसलिए वो अपने माँ और दिमाग को शांत करने के लिए यहाँ चली आई। ये उसके नानी का घर था जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता था, यहाँ तक कि मिस्टर राणा को भी नहीं। आर्या ने इतने दिनों से अपना फ़ोन भी बंद कर रखा था। वो अपना दूसरा नंबर ऑन की थी जिसके बारे में रिद्धि को भी पता नहीं था। वो उस फोटो में अपनी माँ से बातें कर रही होती है कि तभी उसके मोबाइल पर एक ईमेल नोटिफिकेशन आता है। आर्या जैसे उस नोटिफिकेशन को देखती है उसके चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान आ जाती है। वो कहती है, इस दास्तां का आखिरी पन्ना भी अब बंद होने को है। ये बोलकर वो फ़ोन को बंद करती है और अपना सामान पैक करके वहाँ से निकलने लगती है। रिद्धि अपने घर में बैठी थी, रोनित भी वहीं था। रिद्धि बहुत परेशान थी क्योंकि आर्या कहाँ गई किसी को भी नहीं पता था। रोनित वहीं बैठा उसे समझा रहा था कि तभी घर की डोरबेल बजती है। रोनित जा रहा होता है लेकिन रिद्धि उसे रोककर खुद चली जाती है। रिद्धि जैसे ही दरवाज़ा खुलती है वैसे ही उसकी आंखें चमक उठती क्योंकि सामने आर्या खड़ी होती है। आर्या को देखकर रिद्धि तुरंत उसके गले लग जाती है। आर्या भी उससे मिलकर खुश होती है। आखिर इस दुनिया में उसका रिद्धि के सिवा अपना कहने में था ही कौन। रिद्धि उसे अंदर लेकर उस पर सवालों की झड़ी लगा देती है कि वो कहाँ चली गई थी, कहाँ, और उसका नंबर क्यों ऑफ बता रहा था। आर्या उसे कुछ बताती तभी उसकी नज़र रोनित पर पड़ती है जिसे देखकर वह हैरान हो जाती है। वो कुछ कहती उसके पहले ही रोनित ने भी उससे पूछा कि वो थी कहाँ। आर्या ने उसके सवालों के जवाब देने की जगह उससे ही पूछ लिया कि आखिर वो यहाँ क्या कर रहा है। उसकी बात पर रिद्धि और रोनित एक दूसरे को देखने लगे। उन दोनों को देखकर आर्या कहती है, रिद्धि कहीं ये वही तो नहीं ना। उसकी बात पर रिद्धि ने हाँ में सिर हिला दिया और कहा कि उसके बीच की सारी मिस अंडरस्टैंडिंग दूर हो गई है। आर्या ये सुनकर खुश होती है कि उसकी बेस्टी की लाइफ में उसका प्यार वापस आ गया है। आर्या कहती ठीक है, मैं रूम में जा रही हूँ, तुम बातें करो। ये बोलकर वो जाने लगती कि रोनित कहता है, मिसेज राणावत, क्या आप मिस्टर राणावत के बारे में नहीं जानना चाहेंगी। रोनित के मुंह से खुद के लिए मिसेज राणावत सुनकर आर्या हैरानी से उसे देखने लगती है। फिर जब वो रिद्धि की ओर देखती है तो उसे समझ में आ जाता है कि उसे ये सब कैसे पता चला। इसलिए वो कहती है, अच्छा है तुम्हें भी पता चल गया, वैसे भी बस कुछ दिन और फिर ये सच तो आना ही था और ख़त्म भी होना ही है। ये बोलकर वो जाने लगती तभी रोनित कहता है, लेकिन तुम क्यों ख़त्म करना चाहती हो ये, जबकि तुम जानती हो कि रुथ तुमसे प्यार करता है। तुम उसे सच बता दो कि तुम ही उसकी वाइफ हो, सच में बहुत खुश होगा। क्यों अपने इस रिश्ते को ख़त्म कर रही हो, इसे एक मौका देकर फिर से शुरू करो। आर्या जो उसकी बात सुन रही थी उसने कहा, आपने ये सब अपने दोस्त से नहीं कहा, जिसने एक बार भी ये नहीं जानना चाहा कि उसकी शादी हुई किससे है। बस उसे किसी ने कुछ कह दिया और मान लिया। और क्या कहूँ मैं उससे, जो मुझे एक गिरी हुई और कैरेक्टरलेस लड़की समझता है। उसने खुद ये रिश्ता तोड़ने की शुरुआत की है जिसे मैं ख़त्म करूँगी, क्योंकि अब मैं किसी के छलावे में नहीं रहना चाहती हूँ और ना ही किसी ऐसे रिश्ते में जिसका कोई फ्यूचर ना हो। वो जाने लगती है, फिर कहती है, और क्या कहा तुमने कि वो मुझसे प्यार करता है, तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। शायद तुमने नहीं देखा कि उसकी बाहों में कोई और लड़की थी, एक और शादीशुदा होते हुए भी मुझसे प्यार का नाटक कर रहा था, और वहीं दूसरी ओर उसकी बाहों में कोई और लड़की थी। शायद अब तक तुम खुद अपने दोस्त को नहीं पहचान पाए, लेकिन मैं इतने ही दिन में समझ गई। कभी कभी हम वो नहीं देख पाते जो सच हो। कुछ गलत फहमियाँ एक रिश्ते को बनाने के पहले ही ख़त्म कर देती हैं। तुम तो ऐसा मत करो। मानता हूँ तुम्हारी शादी के बाद जो भी हुआ वो गलत था, लेकिन उसने रुद्र पूरी तरह से गलत नहीं था। उसने तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन रोनित ने इतना ही कहा था कि आर्य ने कहा, लेकिन क्या, हाँ यही ना, कि मेरी उस सो कॉल्ड फैमिली ने उसे कुछ और ही बताया। लेकिन क्या उसने ये जानने की कोशिश की कि मैं हूँ कौन। उससे पहले ही ये शादी नहीं करनी थी जो उसे मुझे बता चुका है, और अब ये सब मुझे नहीं रखना है। रिद्धि कहती है, प्लीज़ आर्या सिर्फ एक बार सोच ले। तू नहीं जानती कि राणा फैमिली कैसी है।
तुम क्यों अपना रिश्ता खराब कर रही हो? एक बार सोच ले, कहीं सब बर्बाद ना हो जाए। रोनित और रिद्धि आर्या को समझाने की पूरी कोशिश कर रहे थे कि आर्या मान जाए, और अब उन दोनों को अपनी कोशिशें कामयाब भी होती दिख रही थी। लेकिन इसी बीच रोनित का फ़ोन बजता है, जिसे सुनकर वो कॉल रिसीव करता है तो सामने वाले की बात सुनकर वो शॉक्ड हो जाता है। वहीं उसकी बात सुनकर आर्या और रिद्धि भी शॉक्ड हो जाती हैं। कोई कुछ समझता उसके पहले ही आर्या वहाँ से भागते हुए बाहर जाती है। रिद्धि और रोनित भी उसी के पीछे निकल जाते हैं। वहीं दूसरी ओर रूबी ने मिस्टर और मिसेज राणा को सब बता दिया कि आखिर हो क्या रहा है, जहां मिस्टर राणा को ये जानकर हैरानी हुई कि जिस आदमी ने उन्हें मारा है और जिसने आर्या को सपोर्ट किया है वो रुद्र प्रताप राणावत है। वहीं उसे ये जानकर सुकून मिला कि उसे नहीं पता है कि आर्या ही उसकी वाइफ है। उसने खुद से कहा, अब मैं उस लड़की की अकल ठिकाने लगाऊंगा। आखिर जिसके दम पर वो उछल रही है वही उसे ज़मीन पर पटकेगा। वो सभी आर्या के खिलाफ प्लानिंग करके खुश हो रहे थे। वहीं रूबी खुद से ही कहती है, मैं तुम्हें कभी भी खुश नहीं रहने दे सकती हूँ आर्या, तुमसे सब कुछ छीन लूंगी, तुम्हारी हंसी खुशी सब। ये सोचते हुए उसके चेहरे पर आर्या के लिए बेशुमार नफरत भरी हुई थी। आखिर कहाँ तक जाएगी इनकी ये प्लानिंग, और क्या हुआ ऐसा कि सभी शॉक्ड हो गए? कहाँ गई आर्या भागकर? जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। थैंक यू।